हेलो एवरीवन। अब तक हमने सीखा था सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर। आपने ये जो फिगर देखा है इसमें बहुत अलग अलग तरीके से सेल्स को आप देख सकते हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, स्पम्प्स है, ओवम है। इट मीन्स दैट जो पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेल से ही बना हुआ है। यस, केवल ह्यूमन बॉडी नहीं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है बेसिकली इसका जो बेसिक यूनिट होगा वो सेल होगा, यानी सेल एक लाइफ की बेसिक यूनिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अगर आगे बात करें, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cells. For example, nerve cells have a typical shape. It means that the function and structure both of a cell depend their working. Here amoeba which can easily change its shape because of the cell's structure. और भी जो सबसे टिपिकल सेल्स है वो क्या है, वो हमारे नर्व सेल्स है। तो यहाँ से टिपिकल सेल्स या फिर अमीबा की सेल्स या फिर और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यूनिसेलर की और भी बात करेंगे तो यूग्लिना वगैरह हो गया, तो सबकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। ईच लिविंग सेल्स हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। हाउ डज अ लिविंग सेल perform these basic function? Basic function means, for example, tiredness of a body, taking food, excretion. These all are the basic function of the cells. Every cell perform this function. Whether in plant there is excretions kind like a fruits and dry leaves, they are for human being feces and urine. So these are all the basic function of the cells that's performed by the every living organism. Here we know that there is a division of a labor of multicellular organisms such as a human being. This means that different parts of the body perform different function. It means अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया, हमारे बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं सबका एक अलग अलग फंक्शन है। जैसा कि मैंने कुछ मैंडेटरी फंक्शंस बता दिए आपको, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जैसे अगर बात करें ब्रीथ की, तो ब्रीथ जब हम लेते हैं एक्सहेल इनहेल तो कार्बन डाइऑक्साइड आया और O2 हमने एक्सेप्ट किया, फिर ऑक्सीजन आया और उसके बाद पूरी बॉडी में उसको रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये फंक्शन कोई ना कोई तो ऐसा होगा हमारी बॉडी का ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता होगा। सेकेंड एग्जांपल ले ले, ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, कोई ना कोई तो बॉडी का पार्ट ऐसा होगा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या फिर हम अपने केवल इसको क्रिटिकल थिंकिंग पावर को समझें, यानी ब्रेन के अकॉर्डिंगली ये जब हो रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट्स होगा जो इस पे काम कर रहा होगा। यानी हर एक बॉडी का जो पार्ट्स है उसका जो लेबर है, मतलब जो काम है वो अलग अलग है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि अलग अलग सेल का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे हार्ट की बात यहाँ पे की, स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करने का काम किया। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल्स। ऐसा नहीं है जो केवल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ही ये फंक्शन होगा, जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ऐसे फंक्शंस होते हैं। जैसे इनफैक्ट ईच सेल हैज़ अ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट्स नोन एज अ सेल ऑर्गेनल्स। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सेल्स के, इनको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल्स। सेल पे का में न्यू मटेरियल्स बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करवाना, मीन्स कि उसको क्लियर कराना, और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। अब बच्चे आगे अगर बात करें तो अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। सेल ये सारे फंक्शंस करती है इन ऑर्गेनल्स के बदौलत। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ कॉल्ड सेल्स। अच्छा, इस जितने भी ये सेल्स हैं ना, इनका जो बेसिक यूनिट है उसको ही हम लोग सेल बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन एज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुआ यहाँ से कि जितनी भी सेल है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, सेम ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं।
और नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि उनका क्या फंक्शंस है, यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन सेल जो होते हैं वो सेम है। आगे बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने चैप्टर को किया है, आप आंसर इसके लिखिएगा, ठीक है, और बाद में मैं आपको सारी चीज़ें भेजूंगा। आगे देखते हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल्स किसने डिस्कवर की और कैसे की, एक ये क्वेश्चन है, एक ये भी है। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो अभी भी डिस्कस किया है, तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, तो सेल एक्चुअली बनता किसका है और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि सेल एक स्पेशल कंपोनेंट था जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये दो बातों पे बात होगी। इफ़ यू स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखें, वी वुड कम क्रॉस 3 फीचर्स, 3 फीचर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट, जैसे कि इसमें गिवन है। एवरी सेल हैज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पहले समझा दूँ, मेम्ब्रेन एक तरीके का लेयर है, झिल्ली, बहुत पतली लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा साइटोप्लाज्म। 3 चीज़ें हैं, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इन एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। लेट अस सी हाउ, कैसे। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इस वीडियो के साथ एक वीडियो मैं आपको और सेंड करूंगा जिसमें क्लियर इमेजेस होगी, पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लें। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल है, सेपरेट करता है किसको, कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपकी बॉडी का स्किन, जो स्किन है, जो आपकी बॉडी का अपर लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये बाहर के जैसे सन रेज है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब अगर कोई सीवियर या एक्सट्रीम क्लाइमेट आ जाए, जैसे सपोज करो बहुत ज़्यादा विंटर आ गया, तो हमें वूलन क्लॉथ बहुत पहनने पड़ते हैं, क्यों, ताकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, यानी कि बचाता तो है लेकिन एक लिमिट तक। तो ऐसे ही फंक्शन होता है सेल की, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। दूसरा क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ टू परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम होता है कि ये अलाउ करता है किसी भी मटेरियल को इन सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। मटेरियल की बात करें, आपको इसका फिर से एग्जांपल अपनी बॉडी से ही मैं कंपेयर करा के बताऊंगा। हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा समर डे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो स्वेट लगातार आता है बॉडी से। बॉडी में ऐसे देखो तो आपको कोई ऐसा पोर नहीं दिखेगा, कोई ऐसा होल नहीं है जहाँ से पॉसिबल हो। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें कुछ ऐसे टाइनी होल होते हैं, पोर होते हैं, जिससे क्या स्वेट निकल के आता है। इट मीन्स दैट कि ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, स्वेट जो है बॉडी से बाहर आ रहा है। ये क्या है, ये फंक्शन तो है स्किन का। ऐसे ही सेल का भी एक फंक्शन होता है कि ये मटेरियल को अलाउ करता है कि कोई मटेरियल अंदर आए और किसको बाहर जाना है, ये सेल जो है, सेल का मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रीएम्बल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये एक का और भी काम करता है कि कुछ मूवमेंट को भी ये प्रिवेंट्स करता है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली प्रीएम्बल मेम्ब्रेन बोलते हैं, SPM। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल्स, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट इनटू द सेल्स। दो चीज़ें हैं, कौन कौन से जैसे सब्सटेंसेस के मूवमेंट है सेल्स में और कैसे कैसे वो बाहर जाते हैं, ये बात होगी आगे। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ ऐसा एक प्रोसेस में गिवन है, जैसे CO2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है, मैंने अभी आपको बताया एक्सेल इनहेल में। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा, ये हम लोग जो है वो नोज से या माउथ से ब्रीथ करते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं। कुछ ऐसे, जैसे बात करूं मैं आपका अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म क्या करता है, वो अपने स्किन से भी इस प्रोसेस को करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को।
तो अब इसका मतलब है कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं से डिसाइड करती है कि ऑक्सीजन को अंदर करना है उसकी बॉडी में और CO2 को बाहर करना है। ये प्रोसेस जो है वो मेम्ब्रेन डिसाइड करती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। वी हैव स्टडीड प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न अर्लियर चैप्टर। वी सॉ देयर आर 3 स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो 3 ऐसे देयर आर कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। आई थिंक इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हाई कंसनट्रेशन से कोई लिक्विड लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है कोई गैस, तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर गैस सिलेंडर लीकेज है तो उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे रूम में आसपास सब जगह फैल जाएगी। परफ्यूम है, परफ्यूम का अगर आपने क्या किया है उसकी बॉटल को स्प्रे किया है तो आप देखोगे पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस फैल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो शो करते हैं कि गैस जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ फैलती है। तो समथिंग सिमिलर टू हैपेंड इन सेल्स। सेल में भी ऐसा ही कुछ होता है। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक अ CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट होते हैं रिक्वायर टू बी एक्सक्रेटेड आउट बाय द सेल, जिनको बॉडी से बाहर करना होता है। एक्यूमुलेट इन हाई कंसनट्रेट इनसाइड द सेल्स। In the cells external environment the concentration of CO2 is low as compare the inside of cells। अंदर CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा है सेल के अंदर और आउटर में कम है, वो इस तरीके से एडजस्ट होता है। तो क्या होता है कि जहाँ हाई से लो की तरफ जाएगा अंदर यानी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर कैसा है ज़्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में कम है, तब CO2 कहाँ डिफ्यूज़ होगा सेल्स टू इन्वायरमेंट। अगर सपोज करो बच्चे कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा CO2 होता और बॉडी में कम CO2 होता, तब क्या होता, तब वो CO2 इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर जाता है या सेल के अंदर जाता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा आप। इन द सेल्स CO2 इज लो एज कंपेयर एट द इनसाइड। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो कंसंट्रेशन के अलग अलग क्वांटिटी की वजह से बॉडी से CO2 बाहर की तरफ मूव आउट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। लो कंसंट्रेशन हो गया। आप सिमिलरली अब O2 की अगर बात करें, O2 इंटर इन द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। O2 भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही अंदर आता है। कैसे? व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। जैसे जैसे बॉडी के अंदर O2 की क्वांटिटी कम होगी, O2 कम होगा तो क्या होगा, ये तो लो कंसंट्रेट हो गया और इन्वायरमेंट में O2 जो होगा हाई कंसंट्रेट में होगा। फिर से बता दूं डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मींस अब इन्वायरमेंट से O2 सेल के अंदर आएगा, तो ये भी एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक काम करता है। क्या काम करता है? वो CO2 को आउट करता है बॉडी से या सेल से और O2 को इन करता है बॉडी के अंदर। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक। और एक बार मैं फिर से देख लूँ तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये सिलेक्टिव परमिएबल और SPM होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस का इसके थ्रू होता है। अब देखिए, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी इसी लॉ को फॉलो करेगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब जो वाटर होता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल जो SPM में के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए क्या होता है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी मूवमेंट होता है ना पानी का मेम्ब्रेन में, ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंस डिजॉल्व है वाटर पे। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक नॉर्मल वाटर लो और उसको आपने क्या किया, ऐसे फेंक दिया फ्लोर पे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा उसमें। और आप उसमें क्या कर दो, कुछ मिला दो, जैसे आपने मिक्सअप कर दिया, जैसे सैंड मिक्स कर दी काफ़ी सारी, उसके बाद उस पानी को फेंको तो शायद इतना मूवमेंट नहीं होगा जितना कि आपका नॉर्मल वाटर में होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है
मूवमेंट वाटर का कि उसमें कौन से सब्सटेंस डिजॉल्व है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज द पासिस ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेट थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेट। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, जब पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पानी का डिफ्यूजन है एक तरीके से ये, ठीक है ना। और किसके थ्रू जाएगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। फिर से समझ लीजिए ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस मीन्स व्हेन वाटर फ्लो या मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, सेल्स के बारे में बता दिया, सेल्स कौन से सब्सटेंस को इन करते हैं, आउट करते हैं, क्यों करते हैं, डिफ्यूजन क्लियर हो गया अच्छे से बच्चे। अब आगे देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशंस ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अब एक एक्टिविटी है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम क्या कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल को किस पे डालते हैं, एक सोल्यूशन के शुगर सोल्यूशन पे। शुगर सोल्यूशन मीन्स वाटर और प्लस शुगर, या सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स वाटर प्लस साल्ट। तो क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड बी हैपन। क्या क्या हो सकता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल्स हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन। अगर सेल के सराउंडिंग जो वाटर का कंसनट्रेशन होगा वो हायर होगा, सेल से ज़्यादा होगा मीन्स, तो मीनिंग दैट आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। तो आउटसाइड का सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर सेल क्या कर लेगी, वाटर को अब्जॉर्व कर लेगी बाय ऑस्मोसिस। फिर से समझा दूं, सपोज करो सेल का जो कंसंट्रेशन है वो लो है और बच्चे जो आपने सोल्यूशन लिया है उसका हाई है। अब अगर आपने सेल को उसमें डाला तो हमने बताया डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्या हो है, ऑस्मोसिस अलग है हालांकि वाटर के लिए, डिफ्यूजन गैस के लिए। चलिए ऑस्मोसिस पे ही बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मूव करेगा कहाँ, लो कंसंट्रेशन की तरफ, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन की तरफ से। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब यहाँ से जो भी वो वाटर होगा वो सेल द्वारा गेन किया जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ में बताते हैं आपको, 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। ये मैंने एक रफ फिगर बनाया, देखिए ये मैंने इसको कोशिश की है। आप अच्छे देखिएगा, ये एक तरीके का सेल है, ठीक है ना। तो ये सेल हो गया, ये पूरा सेल हो गया बच्चे, और ये पूरा वाटर हो गया, ठीक है। और वाटर के साथ शुगर भी ऐड है इसमें। अब क्या हुआ, मैंने इस सेल को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ये मैंने ये सेल डाला। क्या हुआ कि ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू अगर ये हाई कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से वाटर ऊपर जाएगा और इस सेल को मिल जाएगा। इस तरीके से जो सेल होगा वो वाटर को गेन करेगा। अब इसका वाइस वर्सा अगर मैं बात करूँ कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो देखें मैं एक और क्लियर करता हूँ आपको इसी के साथ। जैसे सपोज़ करिए अब मैंने अगर ये सेल ले लिया ना, और इस सेल का जो कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और मैंने वाटर फिर से लिया और इस वाटर का कंसंट्रेशन लो है। अब क्या होगा, अगर मैं इस सेल को इसके अंदर डाल देता हूँ और ये हाई कंसंट्रेशन वाला सेल है, तो क्या होगा, अब ये उल्टा काम करेगा। उल्टा कैसे काम करेगा आप देखिए, अब ये इस तरीके से काम करेगा, ये यानी कि वाटर लूज़ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है और बच्चे ये लो कंसंट्रेशन है, तो अब ये हाई से लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली कि जो सेल होता है तो किस तरीके से वाटर को या फिर ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वो आउट करता है, कैसे इन करता है। तो ये मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए। अगर अब क्या होगा, तीसरा केस और है, इसको आप फिर पढ़ लीजिएगा। तीसरा केस होगा कि दोनों का अगर इक्वल हो, इसका मतलब है कि सेल का कंसंट्रेशन वाटर पे और जो भी सोल्यूशन लिया दोनों में जो कंसंट्रेशन हो वो इक्वल हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम अगर होगा तो क्या होगा, इस चीज़ को आपको समझेंगे। हाँ, 3 इसको नाम भी होते हैं, एक चीज़ और तो समझ लीजिएगा। तो ना तो वाटर सेल लेगा और ना ही देगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक बार फिर से, तो अब की बार मैंने फिर से सेल ले ली ना, और अब की बार देखिएगा क्या किया मैंने। अगर यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि इस
ये जो सेल है उसका जो कंसंट्रेशन और जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। अब मैंने सेल को इसके अंदर किया ऐसे, ठीक है ना, तब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ना तो पानी सेल से वाटर सोल्यूशन में जाएगा, ना सोल्यूशन से सेल पे जाएगा। तो इस तरीके के सोल्यूशन को आइसोटोनिक नाम बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको आइसोटोनिक सोल्यूशंस वो होते हैं जिनका जो भी कंसंट्रेशन होता है ना, वो एक तरीके का सेम होता है। तो यहाँ से कोई आएगा कि इफ़ मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज सेल, there will be not net movement of water across the cell membrane, such a solution is known isotonic solutions। तो बच्चे क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपको। और अगर क्या होगा, एक और क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, जब जो भी आपने वो लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसका वाटर का कंसंट्रेशन सेल से कम है। वाटर का कंसंट्रेशन, जैसे सपोज करो आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और सेल लिया, जैसे मैंने दूसरा केस बताया था। अब उसमें देखेंगे कि जो शुगर सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन वाटर का सेल से कम हो, तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक हो गया बच्चे। तो हमने आपको ये क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक हाँ, पहले वाले के जो सॉल्यूशन का नाम और समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो आज 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आपका एक जो बताया हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या था, हाइपोटोनिक में होगा जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेट ज़्यादा होगी, सेल की कम होगी। आइसोटोनिक क्या होगा, जब सेल और सॉल्यूशन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। हाइपरटोनिक क्या होगा, जब सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन की कम होगी। बच्चे क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा, और लगातार जो मेहनत हो रही है उसके साथ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाओ, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। कहीं कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में या मैसेज करके मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।